एंड वेलकम टू द डे 4 ऑफ फेस द क्वेश्चन में आपका स्वागत। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस चेक 6 क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सवाल आता है दिमाग में तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने डे 3 तक कंप्लीट किया है टास्क को और ये अपना डे 4 है। आई नो देयर इज लेफ्ट द लेस डेज। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपका एमटीपी आरटीपी विद द रेफरेंस ऑफ मॉड्यूल कवर अप हो जाए, जितना होता है उतना। बट जितना मैं करा रही हूँ आपको वहाँ एमटीपी कवर अप हो रहा है, याद रखना अभी तक। और अपना जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो, इस दो वीडियोस में हमने फर्स्ट एंड थर्ड वाला था, यस, उस वीडियो में हमने मॉड्यूल से करवाया था जो इम्पोर्टेंट था। अभी हम करने वाले एमटीपी से। मैंने ये क्वेश्चंस एमटीपी से ही लिया है, सीरीज 2 एंड सीरीज 1। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा एमटीपी से लिया है? तो मार्च वाले जो है, मतलब मई में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके से। ठीक है, समझा? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोहन जो है वो ट्रेडर है, तो सेल कर रहा है बीट्स को। ठीक है, सोहन जो है वो सेलर है, ठीक है, मतलब ट्रेडर है, सेल कर रहा है वीट को। और विनोद जो है वो शॉप में आता है और सोहन को बताता है कि आप मुझे अच्छा क्वालिटी का वीट दिखा। अभी विनोद देखते हुए वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। और सोहन अग्री होता है कि वो 100 पेजेस ऑफ वीट सेंड करेगा, ओके, ऑन 10th जून। तो विनोद अभी जो डिलीवरी है वीट का, ओके, 10 जून में ये अग्री हुआ है, ठीक है। डिलीवरी जो है और जो पेमेंट है वो कब तक करेंगे? 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स, मतलब 10 सितंबर तक। उन्होंने आपको डेट भी बोला है। तो गुड्स डिलीवर होने के पहले सोहन को दूसरा कस्टमर मिलता है, नाम विक्रम। विक्रम आके बोलता है कि मैं देखो हायर प्राइस दूंगा उस वीट के लिए। और सोहन जो है वो विनोद का जो गुड्स है वो सेल करता है, ठीक है। तो विक्रम के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है कि सोहन ओनर नहीं है उस गुड्स का। तो आपको बताना है कि ये जो सेल है सोहन एंड विक्रम, क्या वो वैलिड है बच्चा या वैलिड नहीं है? तो ये चीज आपको यहाँ बतानी है। तो ये जो क्वायर है जो मैंने आपको लिखा है यहाँ, इट्स नॉट अ क्वायर, इट इज टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स के इसमें ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक के ऊपर है नॉट हैबिट। इसका मतलब क्या होता है? नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। ओके, ये स्पेलिंग को याद रखना। नेमो डेट, ई नहीं है, डे, वायर्ड, नॉन हैबिटेड। इजी है, याद रखना। कैसे याद रखोगे? नेमो, डेट में ई का स्पेलिंग नहीं है, क्वायर लिखते थे टीई के बदले में डी है। नॉन हैबिटेड मतलब हैबिट का जो ई है, आई होना चाहिए था ई का, ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक बेटर टाइटल को ट्रांसफर नहीं करता देन हिमसेल्फ हैज, ओके। Buyer cannot get a better title than that of the seller. If seller का खुद का टाइटल डिफेक्टिव है, ठीक है, अपना जो सेलर है उसका खुद का टाइटल आप डिफेक्टिव पाते हो, तो समझ जाओ कि अपना जो बायर का टाइटल भी क्या होने वाला है? डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। और एक चीज उन्होंने बोला है कि सेक्शन 27 में गुड्स, जहां गुड्स को सोल्ड किया गया पर्सन से जो ओनर नहीं है, जो सेल नहीं कर सकता अंडर ऑथोरिटी या कंसर्न ऑफ द ओनर, जो बायर जो है उसको बेटर टाइटल मिलेगा टू द गुड्स देन द सेल। ना ऐसा क्यों होता है? जब आप एक्सेप्शंस पढ़ोगे समझ आएगा। एक बात याद रखना, गुड फेथ से लिया है। अभी जिसने भी उस गुड्स को खरीदा है उसको खुद को पता नहीं है कि वो किसी और का है, व्हाटएवर, उसको बेटर टाइटल मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ है यार, जब हम आ जाएंगे ना तब समझ आ जाएगा। एक्सेप्शंस में आता है वो सब, ठीक है। बट यहाँ तक आप वो 3 पॉइंट्स को याद रखना जो मैंने पहले बताया। चलो एक्सेप्शंस में आते हैं। टाइटल बाय एस्टॉपल। नाउ टाइटल बाय एस्टॉपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं हूँ, जेविन सर है एंड मैं हूँ, ओके, आई मीन जेविन एंड मैं हूँ। अभी मैं, जेविन सर एंड मी, ओके, फॉर एग्जांपल। तो जेविन सर का बुक है, उसने खुद का बुक लिखा है, ओके, और वो मुझे देता है और मैं ये बुक से सबको सिखाती हूँ। अभी क्या होता है, मैं ये जो बुक सबको बताती हूँ कि मैंने लिखा है और जेविन सर भी अग्री होते हैं, कि मजाक में अग्री हो जाता है।
ओके, सबके सामने यस यस बोलते हैं। तो क्या हुआ पता है, एक दिन मैंने यही बुक को प्रिया को सेल किया विदाउट द कंसर्न ऑफ जेविन। तो अभी प्रिया जो है मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसको मैंने सेल किया। अभी प्रिया के पास कौन सा टाइटल जाने वाला है? अभी और एक चीज, जेविन सर जो है वो ही कांट डिनाई, ओके, ही वंस उसने एक्सेप्ट किया फैक्ट को, सो ही कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। तो यही बताया गया है कि जब पर्सन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है अनदर पर्सन को, ओके, तो वो जो है वो he can be stopped from denying the variety of such representation। याद रखना कि वो डिनाई नहीं कर सकते उस फैक्ट, पहले ही उसने एक्सेप्ट किया तो अभी डिनाई नहीं कर सकते। सेकेंड, सेल बाय अ मर्चेंडाइल एजेंट। तो मर्चेंडाइल एजेंट से सेल हो रहा है तो यहाँ जो है वैलिड टाइटल पास होगा। जस्ट याद रखो मर्चेंडाइल एजेंट से पास हो रहा है तो वैलिड टाइटल पास होगा, बट उसके लिए सम कंडीशंस है जो आपको याद रखना है। ये जो सेल है वो मर्चेंटाइल एजेंट होने चाहिए और वो ऐसे कैपेसिटी में होने चाहिए, वो मर्चेंटाइल एजेंट है, ही शुड बी दैट टाइम मर्चेंटाइल एजेंट। जो गुड्स है वो उनके पोजीशन में आने चाहिए ऑफ मर्चेंटाइल एजेंट, वो भी सेलर के कंसर्न से। सेल जो है वो मर्चेंटाइल एजेंट करेगा एक्टिंग इन द ओरिजिनल कोर्स ऑफ बिजनेस, ओरिजिनल कोर्स ऑफ बिजनेस। बायर जो है वो बाय करेगा गुड्स को इन गुड फेथ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना। तो मर्चेंटाइल एजेंट में क्या याद रखोगे, वैलिड टाइटल पास होता है, समझा। चलो बाद में आता है सेल बाय जॉइंट ओनर, ठीक है। कौन सेल कर रहा है? जॉइंट ओनर, मतलब एक गुड्स का 3 ओनर्स है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तीनों ओनर है इसमें। तो यहाँ क्या होगा, अ सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, वो गुड्स का जो तीनों ओनर में से एक ही ओनर, जैसे ए ने क्या किया, सेल किया, ओके, बायर को, तो वो पास करेगा, वैलिड टाइटल पास करेगा बायर को। ओके, यस आई नो कि इसमें सेल नहीं हुआ है, मतलब सेल हुआ है बट किसके, जॉइंट ओनर के कंसर्न से नहीं हुआ, तो भी वैलिड टाइटल पास होगा, बट आपको उसके लिए कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो पहला कंडीशन आता है गुड्स जो है वो सोल पोसेशन में होना चाहिए ऑफ वन जॉइंट ओनर। सेकंड जो है वो गुड्स केम इनटू द पोसेशन ऑफ जॉइंट ओनर विद कंसर्न ऑफ अदर जॉइंट ओनर, उसके पास होना चाहिए किसके कंसर्न से, अदर जॉइंट ओनर्स। बायर जो है वो बाय करता है इन द गुड फेथ, बायर को पता नहीं होना चाहिए कि ये जॉइंट ओनर है इस गुड्स का, ओके, वो ऐसा पता नहीं होना चाहिए, उसको पता है तो भी खरीद रहा है, देन उसको वैलिड टाइटल पास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेल बाय अ पर्सन इन द पोसेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ रीसेल करना गुड्स को, वो भी बायर जो उसके पास करता है वैलिड टाइटल टू द न्यू बायर। आपने हायर परचेज पढ़ा होगा, हायर परचेज नहीं, क्या था वो, एक टॉपिक था आपको, सेल ऑफ पढ़ा होगा, सेल ऑफ गुड्स का कुछ था आपके अकाउंट्स में ही है। उसमें क्या होता है, जो गुड्स है वो थोड़े दिन के लिए दिया जाता है कस्टमर को कि वो थोड़ा दिन यूज करने के बाद सोच लो 3 दिन या 5 दिन जितना चाहिए उतना, फॉर एग्जांपल मैंने उनको 5 डेज दे दिया, तो 5 डेज के इसमें आपको बताना है कि आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है। इफ आपने उसको दे दिया, किसी को रीसेल किया, मतलब आपने वो गुड्स को एक्सेप्ट किया, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ उसमें बताई है, ठीक है। जो पर्सन गुड्स बाय करता है वो भी अवॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, तो ही वैलिड टाइटल पास होगा। ये ऐसे बायर जो है वो रीसेल करेगा गुड्स को, वो भी न्यू बायर को, ओके। रीसेल के टाइम में अवॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिस्टिंग में है बाय ओरिजिनल सेलर। तो न्यू बायर जो है वो गुड्स को बाय करता है इन गुड फेथ, तो उसके पास नॉलेज नहीं होना चाहिए ये चीज कि उसने इससे खरीदा है और ये अवॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई मीन समझा आपको, रीसेल कर रहा है ऐसा पता नहीं होना चाहिए उसको, तो गुड फेथ में वो खरीदा तो ही वैलिड टाइटल पास होगा, ठीक है। उसके बाद अंडर है ना, अभी ये आफ्टर द सेल, ठीक है, मतलब यहाँ जो है उसके पास है, सेलर के पास वो गुड्स है, उसका ओनरशिप यहाँ पास नहीं हुआ और वो रीसेल कर रहा है गुड्स को न्यू बायर को,
एंड न्यू बायर के पास एक वैलिड टाइटल है सच गुड्स को, कैसे है, इफ ओनरशिप गुड्स पास हुआ है बायर को, सेलर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि उसके पास है इवन आफ्टर दिस सेल, पोजीशन ऑफ गुड्स इवन आफ्टर दिस सेल, सेलर जो है वो रीसेल कर रहा है गुड्स को न्यू बायर से, न्यू बायर जो है वो बाय कर रहा है गुड्स को इन गुड फेथ। फिर आता है सेल, ये सेल बाय द सेलर था, वो था सेल बाय अ पर्सन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया तो सेलर था, सेलर रीसेल कर रहा है गुड्स को, ओके, तो वो चीज। फिर आता है सेल बाय अ बायर इन पोसेशन ऑफ गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी इन, ओके, तो बायर जो है उसके पास पोसेशन ऑफ गुड्स है, वो सेल कर रहा है न्यू बायर को, इवन टू प्रॉपर्टी इज नॉट वेस्टेड विद हिम, तो न्यू बायर के पास वैलिड टाइटल होगा, बट कंडीशन है कि जो ओनरशिप है वो अभी भी सेलर के पास होना चाहिए, एंड बायर जो है बायर के पास गुड्स होना चाहिए विद द कंसर्न ऑफ सेलर। बायर रीसेल कर रहा है गुड्स को न्यू बायर से, द न्यू बायर बाइज द गुड्स इन द गुड फेथ, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो ये पहला क्वेश्चन अपना हो गया। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में क्या बोला है, पेड अप कैपिटल ऑफ राम एंड, हाँ इसमें आपको लिखना है कि जो इसका जो है सोहन एंड विक्रम का जो है टाइटल क्या होने वाला है, ये वैलिड सेल, ठीक है, आंसर कंक्लूजन होगा वैलिड सेल, ठीक है। पेड अप कैपिटल जो है राम प्राइवेट लिमिटेड वो 10 करोड़ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, ये आपको बताया है, और आपको यहाँ सब्सिडी कंपनी के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ देना, तो आपके एमटीपी है, जाके चेक कर लेना कि कंक्लूजन कैसे दिया उन्होंने, कि क्या वो सब्सिडी कंपनी है या नहीं, मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी, बट लेट्स सी द सब्सिडी कंपनी में कैसे लिखोगे जान लेते हैं। सब्सिडी कंपनी आपको पता होगा, मैंने इसके ऊपर टॉपिक कवर अप किया है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में आता है, सब्सिडी कंपनी क्या होता है, ये सेक्शन 2 सेक्शन सबसेक्शन 87, इसमें बताया क्या है, सब्सिडी कंपनी इन द रिलेशन टू अदर कंपनी का मतलब होता है कंपनी जहां होल्डिंग कंपनी है जो कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होल्डिंग कंपनी जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स, एडर खुद से या टुगेदर विद वन मोर ऑफ द सब्सिडी कंपनीज, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्सिडी कंपनीज या सब्सिडी। Providing that such class or classes of holding company shall not have layers of subsidy belong the reserve limit, तो इसमें आपको यही बताना है सब्सिडी कंपनी के बारे में, ठीक है। सो सब्सिडी कंपनी के बारे में देखते हैं उन्होंने आपको क्या कंक्लूजन दिया है, लेट्स सी, तो यहाँ ही है, जस्ट वेट, तो इसमें आपको आंसर दिखेगा अभी, जस्ट वेट, अभी सेकेंड वाला था ये, ओके, जो विनोद का क्वेश्चन था ये यहाँ से दिया था मैंने, विनोद का, विनोद सीरीज 1 से दिया था, और ये सीरीज 2 में जाते हुए, सीरीज 1, एमटीपी सीरीज कर लो, ओके, बहुत अच्छा होगा क्योंकि वहां से केस स्टडी ज्यादातर आता है, इसलिए मैंने यहाँ से ही दिया है, तो दिख रहा होगा ये, तो इन्होंने क्या लिखा है वो जान लेते हैं। सो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है सब्सिडी कंपनी के बारे में, जो मैंने बताया उन्होंने बताया है, देखो यहाँ जस्ट वेट, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है सब्सिडी कंपनी के बारे में, अकॉर्डिंग टू द, जस्ट वेट, yes. तो अकॉर्डिंग टू द सब्सिडी कंपनी उन्होंने बताया, और फिर उसने पर्पस का भी बताया कि क्या पर्पस है,
इसको रीड कर लेना। इफ पर्पस याद नहीं आ रहा है तो इतना तो याद रखो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो कंक्लूजन क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स अभी तक क्लियर नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स है या नहीं, कि यहाँ वोटिंग राइट्स नहीं है विद चीज शेयर्स। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ठीक है। तो लक्षण प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 3 लाख के इक्विटी शेयर्स ऑफ टोटल इक्विटी पेड अप शेयर्स ऑफ राम प्राइवेट लिमिटेड, ओके। सो देयरफॉर लक्षण प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स, ओके। राम प्राइवेट लिमिटेड, ओके, राम प्राइवेट, ओके, राम प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सब्सिडी नहीं है ऑफ लक्षण प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन वही पूछा था तो आंसर हमें मिल गया, ठीक है, समझा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। सो ये 2 क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है बट यू हैव टू प्रैक्टिस, और मुझे पता है सब्सिडी कंपनीज में ज्यादा हम लोग को ये लगता है, तो डोंट वरी। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिया है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इजी है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सब कुछ। तो ये जो है रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन द एक्सीडेंट्स, यहाँ कोई भी पार्टीज का इंटेंशन नहीं है कि वो एंटर करे कॉन्ट्रैक्ट में, बट ओके ऑब्लिगेशंस में लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट। तो इसमें काइंड ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स है। पहला आता है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू द पर्सन इनकॉम्बिनेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सप्लाई है वो आता है सेक्शन 68, याद रखना सेक्शन 68 को, ठीक है। तो ये जो सेक्शन में क्या बोला है, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है नेसेसिटीज टू द पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में कैपेबल नहीं है। कौन कैपेबल नहीं है, यस दैट इज माइनर या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये दोनों कैपेबल नहीं है एंटर करना, ओके। तो ऐसे केसेस में जो पर्सन सप्लाई कर रहा है नेसेसिटीज को, वो एंटायर है कि वो रिकवर कर सकता है कॉस्ट ऑफ नेसेसिटीज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन, जो कैपेबल नहीं है उनसे वो कर सकता है। तो यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी, ठीक है। सेकेंड आता है पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन जो सेक्शन 69 में आता है, यस सेक्शन 69 में आता है। कभी कभी क्या होता है, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है किसी और के बिहाफ में, लीगली बाउंड है पे करना, मतलब जो भी पर्सन पेमेंट कर रहा है वो रिकवर कर सकते हैं अमाउंट को अंडर फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। तो 4 कंडीशंस है। जो भी पर्सन पेमेंट कर रहा है वो बाउंड नहीं होना चाहिए लॉ से कि वो पे करे अमाउंट को। जो भी पर्सन पेमेंट कर रहा है उसके पास कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए पे करने के लिए। Other person जो money is ought to be recovered must be legally bound to pay the money, और इंटरेस्ट जो है वो exists at the time of the payment। तो ये आता है। उसके बाद नॉन गैजेटस सेक्शन एक्ट दैट इज सेक्शन 70। इसमें बोला क्या है, ये ऐसा एक्ट जो फ्रीली नहीं किया है। जो पर्सन एक्ट करता है, डिलीवर करता है कुछ भी टू अनदर पर्सन, वो भी इंटेंशन में कि वो पेमेंट मिले, तो वो एंटायर है रिकवर करना सच पेमेंट को। क्या कंडीशन है, पर्सन लॉफुली कुछ करना चाहिए अनदर या डिलीवर करना चाहिए। जो एक्ट है वो क्या होना चाहिए, नॉन गैजेटस एक्ट, मतलब फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर पर्सन जो है वॉलंटरी एक्सेप्ट करना चाहिए एक्ट को या गुड्स को, और इंजॉय करना चाहिए बेनिफिट्स। उसके बाद आता है फाइनल ऑफ गुड्स। फाइनल ऑफ गुड्स कौन से सेक्शंस में आता है, सेक्शन 71। देखो याद रखना इस सेक्शंस को, आप यहाँ सेक्शंस लिखो क्योंकि सेक्शन लाइन वाइज में है तो इजी पड़ेगा। तो देखो अ पर्सन जो गुड्स को फाइन करता है जो बिलोंग हो रहा है अनदर, और वो कस्टडी में ले रहा है, तो उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैज अ बेयरिंग क्या है। फाइनल ऑफ गुड्स जो है वो लाइबल होगा इफ वो ट्राई फाइंड आउट, उसको ट्राई करना है फाइंड आउट करना है टू ओनर, उसको रिटर्न करना है।
गुड्स का ध्यान रखना है, पर्सनल यूज के लिए वो यूज नहीं करेगा, खुद के पर्पस के लिए वो गुड्स को यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसका नहीं है। ओके, फाइनल सेल कर सकते हैं गुड्स को सिर्फ कब, जब ओनर मिला नहीं है या फिर वो जो गुड्स है वो पेसेबल है, जैसे कि एप्पल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ओनर जो है वो रिफ्यूज किया कर रहा है लॉफुल चार्जेस देना, ओके, फाइनर को। तो ये जो चार्जेस है अमाउंट्स टू मिनिमम ऑफ 2/3 ऑफ द वैल्यू, तो ये वो रीसेल कर सकता है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोलिशन। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेकेंड एंड थर्ड में मिक्स करते हैं। पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन सेक्शन 69 में है, और ये पेमेंट ऑफ मनी लिखा है। एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे, मिस्टेक्स या कोलिशन के अंडर। ये कौन से सेक्शन में आता है, ये सेक्शन 72 में आता है। सेक्शन 72 में क्या बोला बेटा, सेक्शन 72 में कि यहाँ जो पर्सन है जिससे मनी पेड किया या कुछ भी डिलीवर किया बाय मिस्टेकली, उसको रिप्ले करना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा पर्सन को। ओके, समझा? तो यही है पेमेंट ऑफ मनी या डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोलिशन। फिर when does the dissolution of partnership firm take place, कब dissolution of partnership firm देता है, आपके पार्टनरशिप में ही ये क्वेश्चन है। okay. ये कब लेते हैं, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पूछा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एंड डिसोल्यूशन फर्म का मतलब क्या, बिजनेस को क्लोज करना। तो पार्टनरशिप में चेंजेस के आने की वजह से ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है। या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी पूछा है, राइट। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूछा है, फर्म के बारे में पूछा है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे हो सकता है, तो यहाँ दो प्रकार है। एक है डिसोल्यूशन विदाउट इन्वेंटेशन ऑफ द कोर्ट, मतलब अग्रीमेंट से होगा, या कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है, या फिर डिसोल्यूशन हैपनिंग ऑफ कंटिनेंट इवेंट, या फिर डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस देते हुए हो सकता है। सेकेंड थिंग, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट से हो सकता है, पार्टनर इंसेनिटी हो गया, या पार्टनर इनकैपेबिलिटी है, मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, या कंसेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट बाय द पार्टनर। तो ये समझा आपको, ये सब लिखना है। डिसोल्यूशन फॉर्म में क्या होता है, बिजनेस को डिसकंटिन्यूस करना, ओके, पार्टनरशिप मतलब फर्म को वाइंड अप करना, रियलाइजेशन ऑफ एसेट करना एंड सेटलमेंट करना लायबिलिटीज को, ठीक है। ये जो है ये डिसॉल्व किया गया है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, समझा? तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। अग्रीमेंट से हो सकता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो ये जो डिसोल्यूशन विदाउट इन्वेशन, इसमें सेक्शन 40 से लेकर 43 तक आता है लाइन वाइज, तो आपको उसको याद रखना, ठीक है। जो लाइन में आता है उसको याद रखो, सेक्शन याद होता है तो ये गलत मत लिखना सेक्शन। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट कंपनी, ये आपको LLP एक्ट में मिलेगा, और मैंने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है। जॉइंट कंपनी एंड कंपनी सेम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड देखो ये एक्ट कौन सा एक्ट है, LLP एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013। जो पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट करता है LLP को, उसको हम कहते हैं पार्टनर ऑफ LLP, एंड जो भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है मनी को शेयर्स में, उसको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फिर इंटरनल गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है LLP का, वो गवर्न है कैसे, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ जो है ये रेगुलेटेड है बाय स्टैट्यूट। नेम ऑफ द LLP में क्या आता है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आता है, दैट इज LLP, ठीक है। और कंपनी में देखोगे इसमें लिमिटेड यूज किया जाता है फॉर पब्लिक, एंड प्राइवेट कंपनी के लिए हम प्राइवेट लिमिटेड यूज करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स, मिनिमम यहाँ 2 मेंबर्स होना चाहिए। मैं यहाँ LLP सॉरी पार्टनरशिप, अच्छा मैंने LP एंड कंपनी का सॉरी एक्सप्लेनेशन दिया है, आई एम सॉरी, इधर पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक बोला है। तो पार्टनरशिप का एक्ट क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये जो है ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ओके। यहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन है विद नो सेपरेट लीगल, आपको डिफरेंस बिटवीन ही दिखा देती हूँ, जस्ट वेट, तो इजी पड़ेगा।
ठीक है, हम लोग वहां से ही रीड करते हैं एमटीपीस। एलएलपी एंड कंपनीज का भी क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट जॉट डाउन एंड कीप। मैंने आपको एलएलपी एंड कंपनी के बारे में अभी बताया था थोड़ा सा, ठीक है। यस, यहाँ तो इन्होंने क्या क्या दिया है देखो, जो इजी इजी है अच्छे से समझ जाते हैं कि फर्म जो है वो क्या है। फर्म एक लीगल एंटिटी नहीं है, ओके, मतलब इसके पास कोई भी लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ जो है ये सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। याद रखना ये लीगल एंटिटी नहीं है, यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। एजेंसी इन द फर्म, सभी पार्टनर जो है वो एजेंट है ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज द फर्म। बट यहाँ जो कंपनी में देखोगे मेंबर ही एजेंट नहीं है ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ओके। यहाँ मेंबर ही एजेंट नहीं है अदर मेंबर्स के, यहाँ पार्टनर जो है वो एजेंट है दूसरे अदर पार्टनर्स के। ये समझा? ये है, यहाँ नहीं है। यहाँ पार्टनर यूज करेंगे हम शब्द, यहाँ मेंबर का शब्द यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, फर्म का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमॉन्ग द पार्टनर्स, वो भी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। बट यहाँ कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सब एंटायर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है जनरली, ठीक है। बट याद रखना कि यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ कोई भी पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, कंपनी में ये लिमिटेड है बाय शेयर्स, लिमिटेड ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट। एक बात याद रखना है, ठीक है, ये पढ़ लो समझ आ जाएगा। आगे देखो इसमें क्या बोला है इन्होंने। उसके बाद प्रॉपर्टी, फर्म की जो प्रॉपर्टी है जो जॉइंट रजिस्टर्ड है सभी पार्टनर्स के, ओके। एंड यहाँ कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ हिज मेंबर जो रिसीव्ड है बैक ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या रिफंड ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ आप ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स ट्रांसफर कर सकते शेयर्स। मैनेजमेंट, यहाँ एक्सप्रेस अग्रीमेंट के एब्सेंस होने के वजह से पार्टनर्स एंटायर है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में। जो कंपनी के मेंबर है वो एंटायर नहीं कि वो पार्ट ले मैनेजमेंट को अनलेस वो अपॉइंटेड हैज डायरेक्टर्स के। रजिस्ट्रेशन यहाँ कंपलसरी नहीं है, पर यहाँ कंपलसरी है, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में नहीं है बट महाराष्ट्र एंड गुजरात में। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है कभी भी, ओके, जब पार्टनर अग्री होते हैं। कंपनी एक लीगल पर्सन है, एदर वाइंड अप हो सकता है बाय नेशनल कंपनी लॉ टिपुल या नेम इज स्टक बाय द रजिस्टर ऑफ। नंबर ऑफ मेंबरशिप, यहाँ एग्जिट शैल नॉट एग्जिट 100, यहाँ जो है 200 मेंबर्स हो सकते हैं बट नॉट लेस देन 2, ओके। उन्होंने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का ऐसा है, पब्लिक कंपनी में कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं बट नॉट लेस देन 7। मतलब लिख दो, क्या लिखना है आपको, सामने लिख दो। प्राइवेट कंपनी होता है तो मिनिमम कितना, 2, ओके, मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200। एंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम हाउ मच, कितना चाहिए एनी, ठीक है। A private company can form by one person known as one person company. Duration of existence, यहाँ जो है डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ, ये सब रिजल्ट कर सकता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। कंपनी जो है यहाँ एंजॉय करती है परसेप्शन सक्सेस। समझा ये? तो यही चीजें है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन में आपको लिखना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए, जितना मार्क्स देख के हुए आप पॉइंट्स लिख दे। चलो आगे जाते हैं बच्चा, तो अपना अभी तक ये क्वेश्चंस हो चुका है, लेट्स गो हेड। तो नाउ 6th वन, व्हाट डज मीन डिजाइन पार्टनर। डिजाइन पार्टनर का मतलब क्या होता है, चल जान देते हैं डिजाइन पार्टनर। तो डिजाइन पार्टनर एलएलपी में ही आता है।
तो ये क्वेश्चन भी मैंने एमटीपी से किया है, तो यू कैन सी देयर आल्सो। ठीक है, वहां से देख लेते हैं कि क्या होता है। डिजाइन पार्टनर क्या है जान लेते हैं। कहा उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप का मैंने बोला था, इन्होंने यहाँ लिख के दिया है, आप ये रीड कर लेना। मैं यहाँ स्क्रीन में रखी हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करो वीडियो को और रीड कर लेना इन्होंने क्या क्या लिखा है, वैसे आप लिख सकते। इसमें नहीं आ रही डिजाइन पार्टनर के बारे में। यस, डिजाइन पार्टनर बहुत छोटा आंसर है, आपके बुक में नहीं मिल रहा है, मिलेगा आपके बुक में है ये, बट देन ऑल्सो इसको आप पढ़ लो, बहुत इजी है। फॉर एग्जाम में आया तो इतना लिखोगे बस। इसका मतलब कोई भी पार्टनर जो डिजाइन है सच टू सेक्शन 7, ठीक है। यहाँ जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 7 क्या कहता है, तो सभी एलएलपी जो है उसमें एटलीस्ट 2 डिजाइन पार्टनर्स होने चाहिए, जो इंडिविजुअल होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम इंडिया से मिलना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए। एलएलपी में सभी पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हेड है, उसमें से 1 या उससे ज्यादा पार्टनर्स जो है वो इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स है, बट एटलीस्ट 2 पार्टनर्स जो है वो पार्टनर्स होने चाहिए ऑफ सच एलएलपी, या नॉमिनीज होने चाहिए सच बॉडीज कॉर्पोरेट जो डिजाइन पार्टनर हो सकते हैं। शाल एक्ट एज अ डिजाइन पार्टनर। इतना ही आंसर पढ़ना है, इतना छोटा है, तो इसको लिख देना बुक में और पढ़ लो। आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। वी हैव डन द क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, तो हमने 6 क्वेश्चंस आज कवर अप किया है। ओके, सो वी हैव डन द 6 क्वेश्चंस ऑफ एमटीपी से मैंने दिया है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम में डाला है, वहां जाके चेकआउट कर लेना। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आज का वीडियो में। यस, यहाँ जो है कभी कभी पार्टनरशिप के बदले में एलएलपी भी आता है, तो एलएलपी का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन भी पढ़ लेना, ठीक है, समझाइए। सो आज के लिए इतना ही। इफ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, शेयर करना अपने वीडियोस को, एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। कोई भी डाउट्स इन द चैट।